कल हम लोग जो मध्यम ग्रह साधन समझे हैं, उस मध्यम ग्रह का सूत्र क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, अहरगण को किस में गुणा करते हैं, युगीय ग्रह भगण में, युगीय अथवा कल्पीय ग्रह भगण में कर सकते हैं, ग्रह भगण में। क्या श्लोक क्या है, और भाग किसमें देते हैं, सावन दिन में भाग देते हैं, युगीय सावन दिन ही भाज्यते, युगीय सावन दिन में भाग देते हैं तो क्या हम लोगों को प्राप्त होता है, किसी भी ग्रह का, प्रत्येक ग्रहों का क्या प्राप्त हो सकता है, मध्यम ग्रह प्राप्त होने की यही एक सूत्र है। हर ग्रंथ में आप सिद्धांत शिरोमणि पढ़िए, व सूर्य सिद्धांत पढ़िए, व सामंत चंद्रशेखर जी के सिद्धांत दर्पण, कोई भी सिद्धांत ग्रंथ में मध्यम ग्रह साधन करने के लिए यही सूत्र है। इससे भगणादि मध्यम ग्रह हम लोगों को प्राप्त होता है। क्या भगणादि कहने से भगण राशि अंश कला विकला, भगण तो प्रयोजन नहीं है, क्योंकि 12 राशि के भोग काल को हम लोग क्या कहते हैं, भगण करते हैं, कहते हैं द्वादश राशि भोग काल एक भगण, भगण नापेक्षित किमर्थम इत्युक्ते अस्माकं पंचांगे राश्यादि ग्रह स्पष्ट अपेक्षते, भगणादि ग्रह नापेक्षते। हम लोग पंचांग में जो लिखते हैं राशि अंश कड़ा विकला के रूप में लिखते हैं, है ना, वहां भगण की प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो मध्यम ग्रह हम लोगों को प्राप्त होगा उसी मध्यम ग्रह से हम लोग संस्कार करके स्पष्ट ग्रह साधन आगे करेंगे। लेकिन उसमें जो उपपत्ति हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बताया गया था दैनिक ग्रह का मध्यम गति कितना है प्रत्येक ग्रहों का, और प्रत्येक ग्रहों की सावन दिन के विषय में भी हम लोग पूर्व कक्षा में भी चर्चा किए हैं। प्रत्येक ग्रहों का सावन दिन कैसे निकालते हैं ना, भचक्र भ्रमणम एवं नाक्षत्र दिन उच्यते। नाक्षत्र दिन को जैसे पृथ्वी का अक्षीय भ्रमण 24 घंटा में एक बार होता है, उसको भ्रम व नाक्षत्र दिन कहते हैं। 60 घटी का एक नाक्षत्र दिन होता है ना? तो उसी भचक्र भ्रमण से व नक्षत्र दिन से हम लोग क्या करते हैं ना, सभी ग्रहों का सावन दिन निकालते हैं। उसका सूत्र क्या है, भ्रम से ग्रह भगण को घटाएंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, ग्रह का सावन दिन प्राप्त होगा। लिखे पढ़े हैं, वो श्लोक भी पढ़े हैं। भ्रम मतलब क्या है, नाक्षत्र दिन, नाक्षत्र दिन माइनस नाक्षत्र दिन माइनस क्या, ग्रह भगण। युगीय लेंगे तो युगीय और कल्पीय लेंगे तो कल्पीय। ग्रह भगण ग्रंथ में हमेशा प्रतिपादित किया जाता है। सूर्य सिद्धांत व सिद्धांत शिरोमणि प्रत्येक ग्रंथ में ग्रहों का भगणमान पहले से दिया रहता है ना। तो क्या सूत्र हो गया, नक्षत्र दिन में से भ्रम इसको कहते हैं, भ्रम में से ग्रह भगण को घटाते हैं तो उस ग्रह का क्या प्राप्त होता है ना, सावन दिन प्राप्त होता है। प्रत्येक ग्रहों का सावन दिन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, हमेशा अहरगण जो हम लोग साधन करते हैं वो कौन सा अहरगण, नक्षत्र चांद्र व सौर सावन, इनमें से कौन सा अहरगण, सावन अहरगण साधन करते हैं। हम लोगों को कौन सा अहरगण अपेक्षित है, अह नाम दिनम, गण नाम समूह, अह गण इत्युक्ते दिनानां समूहः। सृष्टि आरंभ कालात् वर्तमानं यावत् सावन दिनानि व्यतीतानि तावत् एव अहरगण शब्देन उच्यते। नहीं तो सावन दिनानां समूहः अहरगणः, सावन दिनों का जो समूह है वह क्या है, अहरगण है। ठीक है, तो प्रत्येक ग्रहों की सावन दिन हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहां आप लोग देखो
कल्पीय ग्रह भगण भ्रमण लिया हुआ है और प्रत्येक ग्रहों का भगण लिया है। पहले सूर्य का एवं चंद्रमा का, मंगल का, प्रत्येक ग्रहों का अलग अलग भगण लिया है। तो प्रत्येक ग्रहों का घटाने के बाद सावन मान भी प्राप्त हुआ है। स्क्रीन में दिख रहा है ना, दिख रहे हैं ना। परंतु चंद्रपात का क्या किया है, प्लस किया है, क्योंकि चंद्रस्य किम भवति, पातस्य, पात नाम राहु केतु, चंद्रपात नाम राहु केतु, पातस्य सर्वदा वक्री गति, उल्टा चलता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, यहां जो सावन दिन है, मंगल का भी सावन दिन है, चंद्रमा का भी है, बुध का, सभी का सावन दिन है। लेकिन हम लोग जो अहरगण निकालते हैं वो किसका निकालते हैं, किसका सावन दिन से निकाल जाता है, वो सूर्य का। क्योंकि सूर्य के सावन दिन को हम लोग क्या कहते हैं, भूदिनम, मेदिनी दिनम व कुदिनम के रूप में जानते हैं। क्योंकि सूर्य उदय होता है, चंद्रोदय, मंगल उदय, बुध उदय, सभी ग्रहों का उदय होता है। लेकिन सभी ग्रहों का उदय से हम लोग क्या करते हैं, दिनों की प्रारंभ हमारा नहीं होता है। केवल सूर्योदय होने से, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक सावन दिन की लक्षण है। सूर्योदयात सूर्योदयम यावत सावन दिनम, है ना। तो सावन दिन की लक्षण सूर्य से घटित होने के कारण हम लोग किसका सावन दिन को ग्रहण करेंगे, भूदिनम व कुदिनम व पृथ्वी दिनम के रूप में, सूर्य। और यह जो अहरगण हम लोगों को प्राप्त होता है, सूर्योदय अभिप्राय का अहरगण प्राप्त होता है। तो यहां मध्यम ग्रह किस समय का प्राप्त होगा, यदि यह सूर्योदय कालिक है, इसमें युगीय सावन दिन किसका लेंगे, सूर्य का ही लेंगे ना, चंद्रमा का सावन दिन लेंगे ना, मंगल का लेंगे, किसी का नहीं लेंगे, केवल किसका लेंगे, सूर्य का सावन दिन ही लेना है। ग्रह भगण प्रत्येक ग्रहों का ले सकते हैं, क्योंकि जब हम लोगों को मंगल का मध्यम ग्रह निकालना है तभी हम लोग क्या करेंगे, मंगल का भगण लेंगे। बुध का निकालने के लिए बुध का लेंगे। भगणवान सबका अलग होगा, समझ रहे हैं, याद रखना है, सरल विषय है। भगणवान सबका अलग होगा, अहरगण सभी के लिए एक मान है, सावन दिन सबके लिए एक ही मान है, लेकिन आंसर सबका क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि ग्रह भगण क्या लिए हैं, सभी का अलग अलग। क्लियर। चलो, उसके बाद जब हम लोग प्रत्येक ग्रहों के विषय में चिंतन करते हैं, क्योंकि आज सूर्य सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ना है, मध्यम गति से एक ग्रह एक राशि को भोग करने के लिए कितना समय लेता है, प्रत्येक ग्रहों का एक दिन का मध्यम गति कितना है, ये सब हम लोगों को याद रखना है। जैसे अभी हम लोग, शनि किस राशि में चल रहा है, गोचर में कुंभ राशि में। कितने समय तक शनि एक राशि में चलता है, 2.5 वर्ष। उसका मध्यम गति हम लोगों को पता है, मध्यम गति पता नहीं। मध्यम गति से 12 राशि को भोग करने के लिए, मतलब एक भगण पूर्ति काल कियत वर्षात्मकम, स्पष्ट से 30 वर्ष तक एक राशि को भोग करता है। चलो इसको देख लो, उससे भी पता चल जाएगा। 30 वर्ष कितने दिन होते हैं, कितने सावन दिन, इंटू 30, हाँ 365 इंटू 3 करो, 30 करो, देखो कितना हो रहा है। पहले सूर्य बुध शुक्र एवं गुरु मंगल शनि का शीघ्रोच्च सूर्य बुध शुक्र का केवल मध्यम भगण पूर्ति काल कितना है, उसको समझ लेते हैं। और प्रत्येक ग्रहों का उसी तरह होगा, कहते हैं 10 उतना सावन दिन। देखते हैं कितना है किसका, शनि का, लगभग उसी के आसपास है, 10,759, 46, 27, 3, 17। ये 46 क्या है, घटी, 27 पल, 3 विपल, 17 प्रतिविपल है।
नहीं, ये मध्यम गति है, वक्री मार्गी से यहाँ मतलब नहीं है। स्पष्ट गति में वक्री मार्गी चलता है, मध्यम गति में ग्रहों का वक्री मार्गी हम लोग लेते नहीं है। मध्यम गति से एक भगण पूर्ति काल कैसे निकालते हैं उसका सूत्र देख लो। क्या किए हैं ना, भूषावन दिनम, भूषावन दिनम मतलब पृथ्वी दिनम। अभी जो हम लोग समझ रहे थे किसका, सूर्य का शावन दिन कितना प्राप्त हुआ ना, 157791782800। ये कल्पीय निकला है, इसीलिए 3 जीरो एक्स्ट्रा है, कल्पीय होने के कारण 3 जीरो एक्स्ट्रा है। यहां देखो वही भूषावन दिनों को ही लिया गया है, उसमें किसका भाग दिया है ना, ग्रहों का भगणमान को क्या भाग दिए हैं। तो सूत्र क्या हो गया, एक भगण पूर्ति काल एक ग्रह का, भगण पूर्ति काल मतलब, भगण पूर्ति काल क्या अर्थ है, 12 राशियों को भोग करने के लिए एक ग्रह कितना समय लेता है, किस गति से, मध्यम गति से। किस गति से, मध्यम गति से। तो सूर्य कितना समय ले रहा है, देखिए सूर्य का 43,20,000 सौर वर्ष होता है, हम लोगों को पता है। एक महायुग में 43,20,000 भगणमान होता है एक महायुग में। तो एक भगण पूर्ति करने के लिए उसको कितने शावन दिन लगता है, उसको निकालेंगे कैसे ना, युगीय यदि लेंगे, युगीय केवल 3 शून्य ही एक्स्ट्रा है कल्पीय में, क्योंकि 1000 महायुग में एक कल्प होता है, इसलिए 3 शून्य ही एक्स्ट्रा है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। कल्पीय शावन भूसावन दिन से कल्पीय सूर्य भगण को भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, सूर्य का एक भगण पूर्ति काल। ये क्या त्रैराशिक अनुपात हो गया, थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या किए, कल्पीय कीजिए व युगीय कीजिए, भू सावन दिन ही, दिन के द्वारा ये कल्प कीजिए अथवा युग कीजिए, कल्प ग्रह भगण, ये गलत हो गया, किससे किसको भाग दे दिया, मैं उल्टा कर दिया। क्या करना है, भू सावन दिन से किसको भाग देना है, ग्रह भगण को। ये भी कल्पीय लीजिए, ये भी कल्पीय लीजिए। इसमें त्रैराशिक अनुपात क्या हुआ, 43,20,000 सूर्य के भगण में कितने शावन दिन होते हैं ना, 1577917828, नहीं 00 छोड़ दिए, कल्प में होते हैं वो छोड़ दिए। 43 हम लोग युगों में ले जाते हैं, 43,20,000 सौर वर्ष में कितना होता है ना, 1577917828। क्या युगीय ग्रह भगण में युगीय शावन दिन, एक दिन में एक ग्रह भगण में कितना, एक ग्रह भगण में कितने शावन दिन, समझ रहे हो। इसका त्रैराशिक अनुपात क्यों, इससे भाग देने से हम लोगों को ग्रह का एक भगण पूर्ति काल हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। युगीय ग्रह भगण में मतलब, ग्रह भगण मतलब इतने बार 43,20,000 बार वो क्या किया है, 12 राशि को भोग किया है, कौन, सूर्य, एक महायुग में। एक महायुग में जितने बार भोग किया है भगण को, उसमें यदि इतने शावन दिन होते हैं, एक भगण पूर्ति करने के लिए कितना शावन दिन होगा, यही प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। 365 शावन दिन, 15 घटी, 31 पल, 31 विपल, 24 प्रतिविपल। मतलब सूर्य मध्यम गति से एक 12 राशि को भोग करने के लिए, एक भगण पूर्ति करने के लिए इतने शावन दिन ले जाता है। चंद्रमा
क्या करता है, चंद्रमा की गति तीव्र है, 2.25 दिन में एक एक राशि भोग कर लेता है और लगभग 29 दिन में क्या करेगा, 12 राशि भोग कर लेगा। इसलिए देखिए 29 नहीं 27, मध्यम गति से हम लोग 29 जो होता है वो स्पष्ट गति से ले रहे हैं। 27 दिन 19 घटी 18 पल 1 विपल 37 प्रति विपल में 12 राशि को भोग कर लेता है कौन, चंद्रमा। तो सबसे अधिक तेज गति का कौन हो गया, चंद्रमा, 12 राशि को भोग करने के लिए। उसके बाद मंगल का 686, क्योंकि हम लोग जानते हैं 45 दिन, 686 को 12 में भाग दीजिए, कितना पड़ रहा है देखिए, 686 को 12 में भाग दीजिए, अरे 686 को 12 में भाग देने से कितना हो रहा है, 57। मध्यम गति से 57 दिन में एक राशि भोग कर रहा है कौन, मंगल। एक राशि भोग करने के लिए मंगल को कितना समय लग रहा है, 57 दिन लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जब बृहस्पति में चलते हैं, बृहस्पति कितना समय लगा रहा है ना, 4333, ये क्या है, श्रावण दिन है। इतने श्रावण दिन में क्या करता है, 12 राशि को भोग कर लेता है। 4333 4333 और ये तो 5 है ना, 5 मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। इसको हम लोग किस में भाग देंगे, 12 में। तो एक राशि भोग करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, बृहस्पति को कितना समय लगा, 361, और कितना समय लगा, 361, 361 मध्यम गति से हम लोग क्या पढ़े हैं आज तक, बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष चलता है। बृहस्पति मध्यम गत्या बृहस्पति ही गुरुः एकस्मिन् राशु 1 वर्षम यावत् तिष्ठति। अभी बृहस्पति कौन से राशि में है, वृष राशि में, मीनन है वृष राशि में, कुंभ राशि में शनि, वृष राशि में बृहस्पति, राहु मीनन। उसके बाद चलते हैं, चलो शनि 10,000, अभी हम लोग कैलकुलेशन किए, क्योंकि 2.5 वर्ष में एक राशि, 2.5 वर्ष को 12 में गुणा करेंगे तो 30 वर्ष, 30 वर्ष में 12 राशि भोग करेगा, 30 वर्ष में 12 राशि भोग करेगा, मतलब उसका भगण पूर्ति काल लगभग 12 राशि को भोग करने के लिए उसको 30 वर्ष होगा। मध्यम गति से यदि हम लोग उसको कैलकुलेशन करेंगे, ये श्रावण दिन लिखा है ना, 30 वर्ष को 365 में गुणा कर देंगे तो हम लोगों को निश्चित रूप में इतना ही प्राप्त होगा। 365 15 31 31 24 को गुणा करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा, लगभग उसके आसपास प्राप्त होगा। 10,759 दिन 46, इसी प्रकार शनि के भगणमान को भाग देके निकाल के देखेंगे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद बुध शीघ्रोच्च का भी 87, क्योंकि बुध हम लोग जानते हैं बुध 22 दिन में एक राशि पूरा कर लेता है, लेकिन 87 दिन लेंगे तो तभी भी वो घटित नहीं होगा। यहाँ 365 दिन बुध शुक्र ये हमेशा क्या करते हैं, सूर्य के निकटवर्ती ग्रह होने के कारण, आसपास में रहने के कारण सूर्य का भगण पूर्ति काल जितना है बुध शुक्र का भी उतना ही है। हम लोग मध्यम गति से 22 दिन और एक को 27 दिन लेते हैं। बुध शुक्र का ये जो लिखा हुआ है ये शीघ्रोच्च मान है, शीघ्रोच्च भगण पूर्ति काल, बुध का भी शीघ्रोच्च भगण पूर्ति काल और शुक्र का भी शीघ्रोच्च भगण पूर्ति काल। उसके बाद चंद्र मंदोच्च का एवं किसका, चंद्रपात का। उसके बाद एक दिन में एक ग्रह कितना मध्यम गति करता है उसको कैसे निकाला जाता है, ये भी नोट कर लो, ये जरूरी है, क्योंकि उपपत्ति समझने के लिए हम लोगों के दिमाग में ये सारा सिद्धांत हमेशा स्थिर रूप में होना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए,
कल्पीय ग्रह भगण को 21,600 में गुणा करके कल्पीय भूषावन दिन में भाग दे रहे हैं। किसमें भाग दे रहे हैं, नोट करो। कल्पीय ग्रह भगण को 21,600 में गुणा करके कल्पीय भूषावन दिन में भाग देने से ग्रह का मध्यम गति, दैनिक मध्यम गति, एक दिन में ग्रह कितना चलता है, कितने कला विकला प्रतिविकला में चलता है, वो प्राप्त होता है। वो एक वर्ष का मध्यम माने प्रत्येक ग्रहों की भगण पूर्ति काल था। ये क्या हो रहा है ना, ए नोट करो इसको। एक दैनिक मध्यम गति, देखो दैनिक मध्यम गति प्रत्येक ग्रहों का कितना है, ये 59 कला चल रहा है। कौन, सूर्य, मतलब लगभग एक दिन में कितना चल सकता है, 59 कला। पंचांग में हम लोग जो पंचांग बनाते हैं इसी के अनुरूप बनाते हैं। चंद्रमा का जब हम लोग देखें 790 कला, एक दिन में 790 कला चल रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं चंद्रमा की गति क्या है, तीव्र है। शीघ्र गति का ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा है। मंगल का देख रहे हैं 31 कला चल रही है, एक दिन में मध्यम गति से 31 कला। पंचांग में हम लोग मध्यम गति नहीं लेते हैं, हमेशा स्पष्ट गति लेते हैं, लेकिन स्पष्ट गति इसी के आसपास तो होगा। कहीं यदि मध्यम गति मंगल का 31 कला है, तभी उसके आसपास मतलब मंगल का 29 कला हो सकता है, 32 कला हो सकता है, कुछ आगे भी जा सकता है, कुछ पीछे भी जा सकता है। उसको इसी त्रैराशिक अनुपात से प्रत्येक ग्रहों का क्या निकाले हैं ना, दैनिक गति, दैनिक मध्यम गति। ये त्रैराशिक अनुपात क्या है, युगीय भूषावन दिन में बा कल्पीय भूषावन दिन में यदि कल्पीय ग्रह भगण हम लोगों को प्राप्त होता है, कल्पीय भूषावन दिन में कल्पीय ग्रह भगण प्राप्त होता है, 21,600 कला में कितना है। ये 21,600 कला यहां क्यों लिया गया, 21,600 कला क्यों लिया गया। एक चक्र कितने कला का होता है, 360 डिग्री का है। अरे एक अंश 60 कला का होता है, तो 360 को 60 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 21,600। तो हम लोगों को ये जो कला मान चाहिए वो कलात्मक चाहिए ना, कला विकला प्रतिविकला में। ये भगण पूर्ति काल ये हम लोग सावन दिन में निकाल रहे थे, दिनों के बाद घटी पल विपल आता है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, दैनिक गति निकाल रहे हैं। गति किस में आएगी, कला विकला में आएगी, वो घटी पल में नहीं आता है। समझ गए बात को। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, 21,600 में गुणा किए हैं, किसको, ग्रह भगण को। ग्रह भगण को 21,600 में गुणा करके यदि भूषावन दिन में भाग दे देंगे, एक दैनिक ग्रह का गति आ जाएगा। इसको हम लोग यदि जोड़ते चलेंगे, 5 दिन का सूर्य का मध्यम ग्रह निकाल सकते हैं या नहीं। जैसे सूर्य 59 कला, 8 विकला, 10, 10, 24, 12, उसको 5 दिन जोड़ दिए, तो आज का मध्यम ग्रह हम लोगों को सूर्य का पता चला। 5 दिन के बाद कितना मध्यम ग्रह सूर्य चलेगी वो पता चल जाएगा, इसको जोड़ने के बाद होगा या नहीं। इसको भी आगे इस प्रकार अहरगण जब हम लोग साधन करते हैं उसको भी जोड़ जोड़ के सारणी बनाया गया है सिद्धांत दर्पण में। इसी कारण से देखो 365, 15 घटी, 31 पल, 31 विपल, 24 विपल, उसको जोड़ दिए। प्रथम वर्ष का 365, 15, 31, 31, 24 था। द्वितीय वर्ष का कितना हो गया, 713, 30 सावन दिन, 31 घटी, 3 पल, 2, 48। ये केवल साधारण जोड़ने से ही हो जाता है अहरगण साधन। एक वर्ष का अहरगण से दूसरे वर्ष का अहरगण प्राप्त हो गया।
मतलब यदि पंचांग में इस वर्ष का अहरगण लिखा हुआ है, सृष्टि आरंभ से लेके आज तक का कितना अहरगण, उसमें केवल हम लोग इतना ही जोड़ देंगे तो अगले साल का क्या पता चल जाएगा हम लोगों को, अहरगण कितना होगा वो पता चल जाएगा। उससे पूरा मध्यम ग्रह, स्पष्ट ग्रह, पंचांग सारा साधन हम लोग कर भी सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार पूरा सिद्धांत दर्पण में क्या किया है, पहले तो 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 10 वर्ष तक ऐसे जोड़ते चले। उसके बाद 10-10 गैप कर दिए, 10 वर्ष में 10 वर्ष जोड़ दिए, 20 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष में 10 वर्ष जोड़ दिए, 30 वर्ष का हो गया। देखो 30 वर्ष में 10 वर्ष का जोड़ दिए, 40 वर्ष का। इस प्रकार जो हम लोग एक्सेल शीट जैसे बनाते हैं उसी प्रकार सारणी क्या किए, बना दिए अहरगण साधन करने के लिए सामंत चंद्रशेखर जी, और सरल करने के लिए बच्चों के लिए। उसके बाद क्या किए, 100 वर्ष का निकाल दिए जोड़ते जोड़ते, 100 वर्ष में 100 वर्ष का मान जोड़ दिए, 200 वर्ष का हो गया, 200 वर्ष में 100 वर्ष का मान जोड़ दिए, 300 वर्ष का हो गया। इसी प्रकार 200, 300, 400, 500 जोड़ते चले। अयुत, लक्ष्य, नियुत, कोटि, अर्बुद, वृंद, इस प्रकार पूरा सारणी चार्ट बना दिए, पद्म तक, एक पद्म तक अहरगण मान निकाल के लिख दिए हैं। इसलिए पंचांगकारों को, जो पंचांग बनाते हैं उनको सरलता हो, उसी दृष्टि से क्या किए, सारणी पटाख से बना के दे दिए। केवल हम लोगों को गत वर्ष पता चल जाए, केवल हम लोगों को क्या पता चल जाए, गत वर्ष पता चल जाए, उससे क्या करेंगे, तुरंत हम लोग फटाफट अहरगण निकाल सकते हैं। सृष्टि आरंभ से भी निकाल सकते हैं, युगादि से भी निकाल सकते हैं, ग्रंथारंभ कालिक करणाब्द से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहां पूरा उदाहरण में अपना टाइप किया हूं, हम लोग जो पढ़े हैं अहरगण साधन, उसको एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूं। देखिए, ये सृष्टि प्रारंभ कालात अद्यावधि गत सौर वर्ष संख्या पढ़े हैं, वही व्यतीत कितने हुए हैं, 6 मनु बीत चुके हैं, 6 मनु, और एक मनु में 71 महायुग होते हैं, 71 को 6 में गुणा किए 426 हुआ। एक महायुग में 43,20,000 सौर वर्ष होते हैं, 426 को 43,20,000 में गुणा कर दिया, इतना सौर वर्ष संख्या हो गया, उसको लिख दिए। मनवंतर 6 मनु में 7 संधि होते हैं, 6 मनु में 7 संधि होते हैं, तो 7 संधियों की मान भी हम लोग क्या किए, जोड़ दिए, क्योंकि एक संधि एक कृतयुग तुल्य है, कृत मतलब सत्ययुग तुल्य है, और सत्ययुग का सौर वर्ष 17,28,000 17,28,000 सत्ययुग का सौर वर्ष संख्या है, उसको 7 में गुणा करके लिख दिया हूं। उसके बाद क्या किए ना, वर्तमान सप्तविंशति युगे महायुगे, वर्तमान 27 महायुग क्या हुआ है, बीत चुका है। हम लोग जो संकल्प पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अष्टाविंशति तमे कलियुगे पढ़ते हैं ना, तो अष्टाविंशति मतलब 27 युग व्यतीत होने के कारण 27 इंटू 43,20,000, 43,20,000 सौर वर्ष एक महायुग का होता है, तो 27 इंटू करके। उसके बाद सत्ययुग, वर्तमान जो कलयुग चल रहा है, यह 28वां जो युग है, वो कौन सा युग है, वर्तमान हम लोग जो जीवित हैं वो कलयुग के हैं। तो कलयुग जब निकालेंगे, सतयुग को जोड़ेंगे, त्रेता को भी जोड़ना है, द्वापर को भी जोड़ना है, और कलयुग जितना वर्ष व्यतीत हो चुका है उसको भी जोड़ देना है। कितना वर्ष व्यतीत हो चुका है ना, 5, 1, 2, 5। इसमें ग्रंथारंभ कालिक का भी जो सिद्धांत दर्पण का भी निकाला है, दोनों एक साथ निकाल के मैं किया हूं। देखो 19, 72, 9, 4, 9, 1, 7, 2, 5, ये एक दश शत सहस्र अयुत लक्ष्य नियुत कोटि अर्बुद खर्ब, खर्ब तक चला जाता है। ठीक है, हम लोग सारणी अहरगण का बना दिए हैं,
केवल गत वर्ष संख्या हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सारणी से तुरंत अहरगण भी निकाल लेंगे। इतना सारा त्रैराशिक अनुपात जो अहरगण अतः ऊर्ध्वमी युक्ता गत कालाब्द संख्या मासिक कृता युता मासिर मधु शुक्लादि भी गत ही, वो नियम को हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसमें ब्रह्मण कृते सृष्टि वर्षम पढ़े हैं हम लोग सब। ब्रह्मा जी के लिए कुछ सृष्टि वर्ष लगता है, सृष्टि को संरचना करने के लिए कुछ समय लगता है, कुछ कालखंड लगता है। कल्प आरंभ होगा तो तुरंत सृष्टि का आरंभ नहीं होता है। सृष्टि आरंभ से लेके आज तक का हम लोग क्या निकालते हैं, अहरगण निकालते हैं। कल्पादि से कभी भी प्रश्न इंटरव्यू में कभी क्वेश्चन आएगा तो अहरगण साधनम कल्पादितः भवति वा सृष्ट्यादितः, आंसर क्या होगा, सृष्ट्यादितः, कल्पादितः न भवति। तर्हि तत्र प्रश्नं पुनः आगच्छति इंटरव्यू में, सृष्ट्यादि कल्पादि अनयोः अंतरम किं भवति, तो उन दोनों का अंतर क्या है। कल्पादि से सृष्ट्यादि के मध्य में जो गैप है, जो बीच का समय है, वो क्या है, सृष्टि वर्ष है, सृष्टि संरचना का वर्ष है। ब्रह्मा जी को उतना वर्ष लगा संपूर्ण ग्रह नक्षत्र चराचर विश्व की सृष्टि संरचना करने के लिए। संरचना किसी के, जैसे हम लोग क्या करते हैं जब गणेश जी का पूजा करेंगे, कैसे करेंगे, गणेश जी के मिट्टी में आकृति बनाएंगे ना, तुरंत जीवन्यास दे देते हैं, उसके बाद मिट्टी में आकृति बनाते हैं। पहले आकृति बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कलर फलर देने के बाद स्थापित करके पूजन प्रारंभ करेंगे, जीवन्यास देंगे। तो जीवन्यास देने के लिए सृष्टि का संरचना तो करना चाहिए ना। तो जीवन्यास वो क्या, कहां से दिए, जब सृष्टि आरंभ किए। तो पहले सृष्टि का संरचना व परिकल्पना चिंतन करने के लिए ब्रह्मा जी को कितना वर्ष लगा ना, 17,064,000। उसको हम लोग कहते हैं दिव्य वर्ष में कृताद्रि वेदा दिव्याब्दाह, दिव्य वर्ष उतना है। कृत अद्रि वेद, शतघ्ना, ये शतघ्ना, सॉरी शतघ्ना मतलब 100 में गुणा करेंगे तो इतना दिव्य वर्ष है। इसी दिव्य वर्ष को सौर वर्ष में बदल के यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको घटा देने से ये सृष्टि प्रारंभ काल से अद्यावधि, सृष्टि प्रारंभ कालात अद्यावधि गत वर्ष संख्या प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, गत वर्ष संख्या प्राप्त। समझ गए। इसके बाद क्या करते हैं ना, अहरगण साधन करते हैं। पूरा अहरगण साधन की जो हम लोग चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में अहरगण साधन की पूरा प्रक्रिया यहाँ में ग्रंथ में जैसे पढ़ाया गया है उसी के अनुरूप यहाँ किया हूं। उसके बाद भी यहाँ देखो क्या किया, एक हम लोग गत वर्ष क्या प्राप्त किए, 1 9 5 5 8 8 5 1 2 5, इतना गत वर्ष प्राप्त किए। उसको देखो 1 9 5 5 8 8 5 1 2 5, मतलब 5 दिन का ले लिया, वही सारणी से उठाया। समझ रहे हो, अभी दिमाग यहां लगाओ ध्यान से। 5 दिन का उठा लिया सारणी से, 20 दिन का भी लिख लिया, 100 दिन का, 5,000 का, 8 अयुत का, 8 लक्ष का, 5 नियुत का, 5 कोटि का, 9 अर्बुद का और 1 वृंद का, सबको लेके जोड़ दिया। जोड़ देने से पूरा सृष्टि आरंभ से लेके कहां तक, अद्यावधि कितने अहरगण प्राप्त होता है वो प्राप्त यहां निकल के आया। केवल जोड़ने से भी अहरगण निकल जाता है। यहाँ त्रैराशिक अनुपात से जितना मान आया है, त्रैराशिक अनुपात जो हम लोग पढ़े हैं, अतः ऊर्ध्वम युक्ता गतकालाब्द संख्या, उसमें अधिमास का त्रैराशिक अनुपात किए, 6 दिन का भी त्रैराशिक अनुपात किए। 2 प्रकार त्रैराशिक अनुपात, अधिमास का संस्कार और 6 दिन का संस्कार। प्रश्न आता है इंटरव्यू में, अहरगण साधन में किन 2 त्रैराशिक संस्कार किया जाता है। जो 2 त्रैराशिक संस्कार किया जाता है, किसमें,
अहर्गण साधन, क्योंकि हमेशा इंटरव्यू की क्वेश्चन जो होता है सबसे प्रमुख प्रश्न होता है अहर्गण साधन। आप लोगों को उसी के अनुसार तैयारी करना है, दिमाग में इंटरव्यू के अनुसार हमेशा पढ़ना चाहिए। बीएचयू से, काशी बीएचयू से लगभग बहुत सारे छात्र हर नियुक्ति में उनको ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो आचार्य के स्तर में जब पढ़ाई करते हैं उस स्तर से इंटरव्यू के लिए ही प्रिपरेशन करते हैं पढ़ाई के समय में, इसीलिए उनका हो जाता है कंपटीशन में। और आप लोगों को भी वही करना है, उसी मार्ग में। प्रश्न क्या आ रहा है, परीक्षा के दृष्टि से आप लोग तैयारी मत कीजिए। परीक्षा तो इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे तो परीक्षा में तो हो जाएगा। पहले क्या प्रश्न आता है, जो दो संस्कार किसमें, अहर्गण साधन में किया जाता है। अहर्गण साधन के लिए दो ही संस्कार किया जाता है। एक संस्कार क्या है, अधिमास, और दूसरा संस्कार क्या है, क्षय दिन। क्षय मास नहीं है, क्षय दिन। पहले किसका किया जाता है, उसके बाद प्रश्न होगा पहले किसका किया जाता है, अधिमास का, उसके बाद किसका है, क्षय दिन का। सबसे अंतिम में क्या होता है, क्षय दिन का होता है। और उसमें और टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो अधिशेष को क्यों छोड़ा जाता है और क्षय अवम शेष को क्यों छोड़ा जाता है, वो भी एक प्रश्न है, बाद में समझ लेना है। तो ये देखो दो त्रैराशिक अनुपात है, एक तो कल्प सौरमास ही कल्पाधिमास, गत सौरमास ही गताधिमास निकला है। यहाँ देखो शुरुआत में जब अहर्गण साधन किया गया है, गत सौर वर्ष संख्या को 12 में गुणा है। 12 में क्यों गुणा करते हैं आप लोगों को पता है, क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि एक सौर वर्ष में कितने महीना होते हैं, 12 महीना होते हैं, इसीलिए 12 में गुणा कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं अतः ऊर्ध्व अमी युक्ता गतकाला, ऊर्ध्व अमी युक्ता गतकालाब्द संख्या। गतकाल पहले निकाल लो, गत वर्ष संख्या निकाल लो, मासिक कृता मास में बदल दो। मास में कैसे बदलेंगे, अरे 12 में गुणा करेंगे तो मास में बदल जाएगा। मासिक कृता युता मासिक जोड़ दो, चैत्रादि जितने मास व्यतीत हो चुके हैं उसमें जोड़ दो। ये तो चैत्र मास में साधन किया गया है इसलिए इसमें कुछ नहीं जोड़ा गया है। लेकिन यदि हम लोग अभिष्ट मास में, जैसे अभी कार्तिक महीना है, चैत्र से लेके आज तक जितने महीना बीत चुका है उसको जोड़ना चाहिए था अहर्गण साधन करते वक्त, इसमें नहीं जोड़ा गया है क्योंकि ये चैत्र मास में ही साधन किया गया है अहर्गण। मासिक कृता युता मासेर मधु शुक्लादि भी गति ही पृथक अधिमाशघ्ना सूर्य मास विभाजिता, उसमें कहा गया है सूर्य सिद्धांत की जो ग्रंथ है। तो यही त्रैराशिक अनुपात है। कल्प सौर मास में यदि कल्पाधिमास, अभिष्ट गत सौर मास में गताधिमास प्राप्त होता है। इस गताधिमास को क्या करते हैं ना, इसमें से जोड़ते हैं। जोड़ते हैं या घटाते हैं, जोड़ते हैं। सौर मास में अधिमास जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोगों को, क्या प्राप्त होगा, भूल गए, चांद्रमास प्राप्त होगा। याद रखना है सौर मास में अधिमास की परिभाषा क्या है, असंक्रांति मासोधिमास। जिस मास में, जिस चांद्रमास में सूर्य के संक्रांति नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिमास कहते हैं। असंक्रांति मासोधिमास। हम लोग हमेशा चांद्रमास से सौरमास को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अधिमास प्राप्त होता है। चांद्रमास माइनस सौरमास, कौन बड़ा होगा, सौर चंद्र में से चांद्र बड़ा होगा, बराबर क्या प्राप्त होता है, अधिमास प्राप्त होता है। यहां सौरमास पहले से हम लोगों को मिला हुआ है तो इसमें अधिमास को हम लोग जोड़ देंगे तो चांद्रमास मिल जाएगा। जब यहाँ घटाने से अधिमास प्राप्त होता है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हो, चांद्रमास प्राप्त हो जाए। वही काम किया है, यहाँ कुछ नहीं है, वही काम, समझ गए। उसके बाद क्या कहते हैं ना, फिर से उसको दिन में बदल दो। एक चांद्रमास में कितने दिन होता है, अरे कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष है। एक पक्ष में कितने दिन है, 2 पक्ष में कितने दिन है, 30 दिन है। तो इसलिए दिनी कृत्य कहते हैं श्लोक में, दिनी कृत्य दिन में बदल दो। दिन में कैसे बदलोगे, अरे 30 में गुणा कर दोगे,
तो इसीलिए क्या किए हैं, 30 में गुणा किए हैं। 30 में गुणा करके क्या किए ना, गत तिथि जितना बीत चुका है, ये 14 अप्रैल को निकाला गया है ये अहरगण, ये 14 तारीख 14/4/2024 का है। इसीलिए चैत्र महीने के प्रारंभ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है। चैत्र प्रतिपदा से जितने दिन बीत चुका है, जितने तिथि बीत चुके हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, 5 पंचमी तिथि बीत चुके थे, तो कितना जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, इसलिए 5 जुड़े हैं। समझ गए, गत तिथि को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा ना, गत चांद्र दिन प्राप्त होगा। कहां से गत चांद्र दिन प्राप्त होगा, सृष्टि आरंभ से 14 अप्रैल 2024 तक क्या प्राप्त हो गया, गत चांद्र दिन प्राप्त हो गया। यही अहरगण है और कुछ नहीं है। लेकिन अहरगण हम लोगों को सावन अहरगण चाहिए। कौन सा अहरगण, नक्षत्र व चांद्र व सौर नहीं चाहिए। अहरगण मतलब दिन होता है, सावन दिन चाहिए। ये तो चांद्र दिन में बदल गया। चांद्र से सावन में पहुंचने के लिए बीच में क्या रहता है ना, 6 दिन रहता है। क्या रहता है, 6 दिन किसको कहते हैं, तिथ्यंत सूर्योदयोर्मध्ये सदैव तिष्ठति अवमावशेषः। अरे 6 दिन, 6 तिथि का परिभाषा क्या है, यस्याम तिथौ सूर्योदयः न भवति सा तिथि क्षय तिथि। जिस तिथि में सूर्योदय नहीं होता है वो तिथि क्या है, क्षय तिथि है। पंचांग में हम लोग देखते हैं ना, पंचांग में जिस तिथि में सूर्योदय नहीं होता है उसको क्षय तिथि के रूप में मानते हैं। तो चांद्र और उदय, सूर्योदय के बीच में जो तिथि रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षय तिथि कहते हैं। तो क्षय तिथि को इसमें से घटा देंगे तो हम लोग सावन में पहुंच जाएंगे। चांद्र दिन में से 6 दिन को, 6 तिथियों को घटा देंगे तो क्या, कहां पहुंच जाएंगे, उदय में पहुंच जाएंगे। उदय मतलब सावन दिन। तो इसीलिए फिर से दूसरा त्रैराशिक अनुपात, 2 त्रैराशिक अनुपात में दूसरा त्रैराशिक अनुपात क्या हुआ ना, कल्प चांद्र दिने ही कल्प क्षय तिथि। देखो यहाँ नोट करना है इसको ध्यान पूर्वक, नहीं तो पीडीएफ मांग के ले जाना है, कहीं यहीं पड़ा होगा, उस पीडीएफ को लेके नोट्स बना लेना है। कल्प चांद्र दिने ही कल्प क्षय तिथि गत चांद्र दिने ही, ये गत चांद्र दिन हम लोगों को प्राप्त हुआ था। गत चांद्र दिने ही किम, यहाँ पूरा गत चांद्र दिन नोट किया गया है। एक कल्प में कितने चांद्र दिन प्राप्त होता है उसको लिखा गया है। यहाँ नीचे 3 शून्य 3 शून्य काट दिया गया है। उसके बाद भाग देके हम लोगों को भागफल कितना, 6 तिथि प्राप्त हो गया। इस 6 तिथि को घटा देना है क्योंकि ये बीच का समय है। चांद्र और श्रावण के बीच का समय को हम लोग घटा देंगे तो जाके पहुंच जाएंगे कहाँ, चांद्र में से सावन में पहुंच जाएंगे। इसीलिए यहाँ घटाया गया है, अहरगण साधन किया गया है। इतना रखो, बहुत समय हो गया है आज, लगभग 1 घंटा के ऊपर। कोई कक्षा में जुड़ा था या नहीं, चलो 43 मिनट हो गए, धन्यवाद है।